अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री होती है। ये प्रोटोप्लाज्म है, ये एक सेल है और ये लिविंग सेल है, इसलिए इसको प्रोटोप्लाज्म का है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये प्रोटोप्लाज्म है सारा फुल। तो इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये चारों एक ही मेम्ब्रेन होती है। आउटर लिविंग बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये एक ही होती हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए सेल सरफेस मेम्ब्रेन, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा और सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इसकी प्रेजेंस ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है, किस जगह में मौजूद होती है? लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंस होती हैं, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें प्रेजेंट होती हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटीरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में सेल वॉल हो। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होती, और हमने पीछे पढ़ा था कि सेल वॉल सिर्फ प्रोकैरियोटिक फंजाई एंड प्लांट्स में होती है, एनिमल्स वगैरह में नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स का जो है ना लोकोमोटर मोड है, यानी वो मूव करते हैं। प्लांट्स तो एक जगह पर स्टिल रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, ना चलते हैं ना फिरते हैं। तो इंसान और जो है जानवर हैं वो चलते फिरते हैं, इसलिए उनमें जो है ना सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। तो ये सेल में जो भी हैं जो मटेरियल्स हैं वो सेल से यहाँ से बाहर लेके जाते हैं और अंदर लेके आते हैं। अगर सेल वॉल है तो पहले वो सेल वॉल में लेके जाते हैं, सेल वॉल से बाहर जाता है। तो और अगर सेल वॉल नहीं है तो वो ऐसे ही डायरेक्टली सेल से बाहर ले जाते हैं, और सेल के अंदर जो बाहर से मटेरियल है वो अंदर लेके आते हैं। अब ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसके साथ, ये बकाया सारा इसका सेल है, ठीक है, और ये सारी सराउंडिंग जो है ना, ये इसकी इन्वायरमेंट है। जैसे एक इंसान है रहता है, तो उसके आसपास की जगह होती है वो इसकी इन्वायरमेंट होती है, जहाँ वो रहता है तो वो इसकी इन्वायरमेंट होती है। इसी तरह ये सेल है और ये जहाँ जगह रहता है ये सारी इसकी इन्वायरमेंट है। तो ये क्या कहता है कि ये इसके साथ इन्वायरमेंट के साथ ना, सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन कराती है। जिस तरह इंसान का उसके माहौल के साथ इंटरेक्शन होता है, इसी तरह सेल का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराती है। ये फंक्शन है, इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो है पैसेज को कंट्रोल करता है, मटेरियल्स जो होते हैं सेल के अंदर आ रहे होते हैं और सेल से बाहर जा रहे होते हैं, उसके पैसेज को कंट्रोल करता है। रेगुलेट्स इंटरेक्शन ऑफ सेल विद इट्स इन्वायरमेंट। तो जो सेल में जो सेल को ना उसके इन्वायरमेंट से ये इंटरेक्ट भी करवाता है। आगे है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कितने होते हैं? 60 to 80%। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो है वाटर है 90 to 95% है, इसी तरह प्रोटीन 60 to 80% है,
लिपिड्स 20 to 40% है। फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स डेरिवेटिव्स, ये लिपिड्स ही हैं, ये लिपिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट्स एज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड ये ग्लूकोज प्लस प्रोटीन गोज़ टू ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस लिपिड गोज़ टू ग्लाइकोलिपिड। और ये दोनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ग्लूकोज के साथ अगर प्रोटीन को अटैच किया जाए तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। ग्लूकोज के साथ अगर लिपिड को अटैच किया जाए तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट है। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, उसके मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? The model proposed that the membrane is a phospholipid bilayer in which protein molecules are either partially or wholly embedded. कि जो ये जो मेम्ब्रेन है ना, वो बाई लेयर, यानी बाई मीन टू लेयर्स, किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की टू लेयर्स हैं। इसमें प्रोटीन जो है ना मॉलिक्यूल्स, वो होली और पार्शली यानी मुकम्मल तौर पर और जो है ना हाफ एम्बेडेड हुए हैं। ये अब जो है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें ये जो है ना, ये लेयर और ये एक लेयर, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड की लेयर है। तो ये दो लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ये एक जो है बीच में फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। इसमें ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन, ये एम्बेडेड हुए हैं और ऐसे इसके अंदर फेंके हुए हैं ना प्रोटीन। जैसे अगर किसी समुंदर है ना, उसमें बर्फ़ जम जाती है तो सारे बर्फ़ हो जाती है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो बर्फ़ जो है वो टूट कर जगह जगह पर हो जाती है। यानी जैसे आइस क्यूब हों, किसी पानी में आइस क्यूब डाल दें, तो इसी तरह ये प्रोटीन्स जो है ना मेम्ब्रेन के अंदर जो है सबमर्ज हुए होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऊपर से जो लेयर है ना, वहाँ पे जितने प्रोटीन है नीचे भी उतने हों, क्योंकि कुछ जो होते हैं ना पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, एक साइड पे होते हैं, इधर नहीं होते। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन जो ऊपर से भी दिखते हैं और नीचे से भी इन दोनों साइडों में होते हैं। तो यह है प्रोटीन चैनल। अब मैंने बताया था आपको कि ये जो है ना इनको ना जो मटीरियल्स है ना, वो इनटू द सेल से अंदर मटीरियल जो होता है ना, वो बाहर भी लेके जाती हैं और बाहर से अंदर भी लेके जाती हैं। तो ये है चैनल प्रोटीन। तो ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये बाहर का स्ट्रक्चर है। तो ये सेल है, इसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म है। तो ये यहाँ से बाहर लेके जाता है और यहाँ से बाहर से चीज़ें अंदर लेके जाता है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूल की फॉर्म में। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है। ये दोनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये भी कार्बोहाइड्रेट। ये देखें, ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये है हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। इसका क्या मतलब है? हाइड्रोफिलिक हेड्स का मतलब ये कि जो ये है ना, ये पोलर है। ये जो है ना हाइड्रोफिलिक हेड्स, इसका मतलब है ये वाटर में सॉल्यूबल है। बट जो हाइड्रोफिलिक टेल्स है ना, ये सॉल्यूबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, तो ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। और हाइड्रोफिलिक साइड है, ये सॉल्यूबल है। ये सॉल्यूबल है, ये सॉल्यूबल नहीं है। और ये पोलर है, ये सारा एरिया नॉन पोलर है और ये भी पोलर है। इसके बाद ये वाइट सी है, ये मैंने वाइटों से किया है। तो ये क्या है? ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स है सारी। और ये जो येलो है, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो ये क्या है? ये लिपिड्स हैं। The membrane is phospholipid bilayer in which proteins molecule are either partially or wholly embedded. जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर है,
जिसमें प्रोटीन्स जो हैं एम्बेडेड हुए हैं मुकम्मल तौर पर या जो है ना हाफ एम्बेडेड हुए हैं. द प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन इन एन इरेगुलर पैटर्न जस्ट लाइक लार्ज आइसबर्ग्स फ्लोट इन द सी. कि जो प्रोटीन्स है वो इस तरह मेम्ब्रेन में बिखरे हुए हैं ना, जैसे जो बर्फ़ के जैसे बर्फ़ होती है जब समुंदर में बिल्कुल जैसे बर्फ़ जब जम जाती है किसी समुंदर में तो एक बर्फ़ की लेयर्स बन जाती है, जब वो टूट जाती है तो वो आइसबर्ग्स बन जाते हैं समुंदर में जगह जगह. तो इसी तरह प्रोटीन्स भी जो है ना मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स कैन वेरी फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन एंड बोथ दी सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन. इसका मतलब है कि जो प्रोटीन्स है ना वो ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ज़रूरी नहीं है कि कोई और सेल है उसकी भी सेम इसी तरह उसमें भी ऐसे ही उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ऐसे ही प्रोटीन एम्बेडेड हुए हों. अलग अलग होते हैं. जिस तरह हर इंसान की अपनी अपना फेस होता है, किसी दूसरे जैसा नहीं होता, इस तरह हर सेल के में जो प्रोटीन्स की जो होती है ना जगह, प्रोटीन्स अलग अलग तरह बिखरे होते हैं, सेम नहीं होते. जिस तरह सबके हाथों की लकीरें अलग होती हैं, इसी तरह जो है सब सेल्स में जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनमें प्रोटीन एक जैसे एम्बेडेड नहीं होते. और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसकी एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है. तो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर में जितने प्रोटीन एम्बेडेड नज़र आ रहे हैं वो नीचे में भी नज़र आए. जैसे ये एक प्रोटीन है, ये नीचे वाली लेयर में तो नज़र आ रहा है लेकिन ऊपर में नहीं नज़र आ रहा. ये दोनों में नज़र आ रहा है, ये भी दोनों में नज़र आ रहा है. ये नीचे वाले में नज़र आ रहा है लेकिन ऊपर में नहीं नज़र आ रही. ये ऊपर में नज़र आ रहे हैं लेकिन नीचे नहीं नज़र आ रहे. तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक सेल में जो जैसी मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन एम्बेडेड हुए हैं दूसरे सेल की मेम्ब्रेन में भी ऐसे ही प्रोटीन एम्बेडेड हो. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लेयर्स हैं इनमें भी इक्वल अमाउंट में प्रोटीन्स हों या एक ही उनकी सीक्वेंस हो. आगे थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस के 7 नैनोमीटर. नैनोमीटर मीन 7 × 10⁻⁻⁹ मीटर थिक. अरेंजमेंट ऑफ बाइलेयर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स. जो बाइलेयर में हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स के अरेंजमेंट क्या है. तो हाइड्रोफोबिक्स वो थे जो वाटर सॉल्यूबल थे और नहीं, जो हाइड्रोफोबिक्स थे वो वाटर में इनसॉल्यूबल थे और जो हाइड्रोफिलिक एंड थे वो soluble थे. The lipid part of plasma membrane consists of 2 layers of phospholipid which are arranged in such a way that their hydrophobic ends face each other and hydrophilic ends are appeared on the surface. तो जो लिपिड पार्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर्स फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स कंटेन करता है जो इस तरह के उनके जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं ना वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और हाइड्रोफिलिक जो हैं वो सरफेस पर अपीयर हो रहे हैं. ये देखें, ये हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं. ये क्या करते हैं, सरफेस पर अपीयर होते हैं और जो ये सरफेस और ये जो हाइड्रोफोबिक है ना ये क्या करते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं. हाइड्रोफोबिक टेल्स इसकी भी और इसकी भी, ये एक दूसरे को फेस कर रही हैं और जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं ये ऊपर हैं. तो ये वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है ना ये इनसॉल्युबल इन वाटर है. ये कोलेस्ट्रॉल है. तो ये जो है ना मेम्ब्रेन में कुछ फासले पर जो है ना पाया जाता है. यानी इस तरह नहीं है जैसे कि इधर भी हो इधर भी हो इधर भी हो, जैसे ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं और जो है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है. इस तरह नहीं है. कोलेस्ट्रॉल जो है सम इंटरवल्स पर पाए जाते हैं. द स्टीरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर वेज इनटू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एट सम इंटरवल्स. जो स्टीरॉयड्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में वेज होते हैं कुछ इंटरवल्स पर. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ए सिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिमेट्री का मतलब है सेम, ए का मतलब है नॉट. जहाँ भी ए आता है इसका मतलब है नॉट. जैसे सेलुलर का मतलब है जिसमें सेल हो और ए सेलुलर जिसमें सेल नहीं हो. तो ए सिमेट्री मीन सेम और ए सिमेट्री मीन नॉट सेम. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल, that is their two surface and halves are not identical.
कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी दोनों सरफेस, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों सेम नहीं होती, और ना इनके हाफ जो हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। इन जनरल मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ड्रिफ्ट साइडवेज इन द फ्लूइड बाई लेयर। तो जनरल क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना वो जो है फ्लूइड जो होता है ना बाई लेयर का फ्लूइड वो उनको बहा के ले जाता है। द प्रोटीन्स विद द मेम्ब्रेन डिटरमाइन मोस्ट ऑफ द फंक्शन। जो बाई लेयर में प्रोटीन होते हैं वो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हर प्रोटीन का अपना अपना फंक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर अटैच टू प्रोटीन्स और लिपिड्स जनरली ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स या और लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं, और क्या कहाँ होते हैं, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। इनर साइड कौन सी होती है, जो सेल के साइटोप्लाज्म के साथ अटैच होती है, लेकिन ये आउटर साइड है। तो आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये ग्लाइकोलिपिड, ये ग्रीन ग्रीन ग्लाइकोलिपिड, ये ब्लू ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन्स विद अटैच कार्बोहाइड्रेट्स। वो प्रोटीन जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट जो है ना चेन जो है वो अटैच हो, यानी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। तो क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच विद लिपिड्स। वो कार्बोहाइड्रेट चेन किसके साथ अटैच हो, लिपिड्स के साथ। ग्लूकोज प्लस लिपिड इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड, और ग्लाइकोलिपिड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। प्रेजेंस ऑफ फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स होते हैं वो इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हैं साइटोस्केलेटन, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड। जो लिपिड्स होती हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनका फंक्शन क्या है, कंट्रोल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, यानी जो मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है ना उसको कंट्रोल करती है। मोर कंसनट्रेटेड फैटी एसिड इन फॉस्फोलिपिड, मोर फ्लूइडिटी एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो जितने ज़्यादा फैटी एसिड्स होंगे ना फॉस्फोलिपिड में, उतनी ज़्यादा वो फ्लूइडिटी होगी मेम्ब्रेन की और फ्लेक्सिबल होगा। कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइज द फॉस्फोलिपिड एट बॉडी टेम्परेचर एंड कीप्स मेम्ब्रेन फ्लूइड एट लो टेम्परेचर। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फॉस्फोलिपिड का ना जो है ना टेम्परेचर स्टेबल करता है, और क्या करता है कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है ना उसको लो टेम्परेचर पे भी मेंटेन रखता है। रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जो पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं ना उनकी पाबंदी करता है कि उन्होंने अंदर आना है या बाहर जाना है। ग्लाइकोलिपिड्स एक्ट एज अ सरफेस मार्कर्स। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लूकोज प्लस लिपिड, वो क्या होते हैं, सरफेस मार्कर्स होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के क्या फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अभी बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। चैनल और कैरियर प्रोटीन। जो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन होते हैं उनके क्या होते हैं, चैनल प्रोटीन प्रोवाइड चैनल फॉर पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये चैनल प्रोटीन है। ये मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम में भी दिखाया था। इसमें ये फॉस्फेट जा रहे हैं, यहाँ से ये आ रहा है, और इसमें कैरियर प्रोटीन ये हैं। इसमें तो ये बस जो है ना ये रास्ता दिया हुआ है, ये इसके अंदर से गुजर के चला जाता है। तो कैरियर प्रोटीन क्या होता है कि ये पहले जो कैरियर प्रोटीन होता है वो पहले कैरी करता है, फिर बाइंड करता है, फिर इसको रिलीज़ कर देता है, और ये क्या करता है कि जो है ना सब्सटेंस उसको मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाता है और बाहर लेके जाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, परफॉर्म डायरेक्ट मेटाबॉलिक फंक्शन। जो मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिक फंक्शन, उनको एंजाइम जो होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, उनको स्पीड देते हैं। एग्जांपल एडिनाइलेट साइक्लेज कैटलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी अ सेकंड मैसेंजर। तो एडिनाइलेट साइक्लेज ये क्या है, ये एक एंजाइम है। ये क्या करती है, कैटलाइज करती है
ट्रांसफॉर्मेशन एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट, और एएमपी का मतलब होता है एडिनिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब है 1 फॉस्फेट। तो ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ये क्या है, एपिनेफ्रीन है, ये जीटीपी, जीडीपी, जी प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये देखें, ये एडिनाइल साइक्लेस है, ये क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, सेल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अक्कर। और ये फॉस्फोडीएस्टरेज, तो ये क्या करता है, ये इसमें ये इस साइक्लिक एएमपी को ना एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। आगे है रिसेप्टर मॉलिक्यूल। रिसेप्टर मॉलिक्यूल, कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेल्स। ये क्या करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था 10th में, स्टिमुलाई, रिसेप्टर, और आगे फर्दर स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। तो जो है स्टिमुलाई क्या करता था, स्टिमुलाई कोई भी चेंज था इन्वॉल्वमेंट में और वो रिसेप्टर रिसीव करता था। इसी तरह ये रिसीव करता है सिग्नल सेल से। तो बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन, तो ये उन्हीं मॉलिक्यूल से जो है ना रिसेप्टर, उन्हीं मॉलिक्यूल से बाइंड करता है जिन मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक शेप हो। और बाइंडिंग चेंज प्रोटीन शेप फॉर इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स, जो जब वो बाइंड करता है तो वो जो है ना प्रोटीन की शेप चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल हार्मोन बाइंडिंग टू स्पेसिफिक टारगेट सेल्स हैविंग रिसेप्टर साइज विच कैन बी प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो जो हार्मोन होते हैं वो स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पे एक्ट करते हैं और उनमें रिसेप्टर साइट्स होती हैं, और वो और जो प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। अभी किसी चीज़ का हमें हार्मोन, जब आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो क्या करता है, हार्मोन रिलीज़ करता है। जो हार्मोन्स जो है स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू पर एक्ट करते हैं। तो जहाँ टारगेट टिश्यू होता है ना, वहाँ रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं। तो हार्मोन के सिग्नल रिसीव करते हैं और वो उस साइट पर चला जाता है जहाँ पे जो टारगेट साइट होती है ना, वहाँ चला जाता है। ये देखिए, ये क्या है, चैनल प्रोटीन, इसमें से जो है ना सब्सटेंसेस पास होकर जा रही हैं। ये है कैरियर प्रोटीन, सब्सटेंसेस पहले इसके साथ बिंड होती हैं, फिर ये अंदर जाती हैं और बाहर जाती हैं। यह है इंजाइमेटिक एक्टिविटी। जैसे आपने पढ़ा है कि लॉक एंड की मॉडल, कि जो है ना लॉक एंड की मॉडल, यानी वही चीज़। अब ये देखिए, ये ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल रिक्वायर्ड है, तो ये इसी में फ़िट हो सकता है। और ये है स्क्वायर, ये भी यहाँ स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो ये इसमें फ़िट हो सकता है। ये तो नहीं फ़िट हो सकता ना। आगे है ये रिसेप्टर। जैसे हमने पढ़ा था कि जो रिसेप्टर के साथ जो मॉलिक्यूल बाइंड करता है, उसके लिए वैसी शेप चाहिए जैसे रिसेप्टर को रिक्वायर्ड होगी। और जब ये इसके साथ एक्ट करता है तो ये जो है प्रोटीन की जो है ना शेप चेंज कर देता है। ये क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। आगे है एंटीजेंस, इनेबल्स द सेल्स टू रिकॉग्नाइज अदर सेल्स। एंटीजेंस क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं दूसरे सेल्स को। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन एंटीजेंस कैन बी रिकॉग्नाइज एंड अटैक्ड बाय इम्यून सिस्टम। तो जो ख़तरनाक एंटीजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज उनको करती है और हमारा इम्यून सिस्टम उन पर अटैक करता है। अब हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ है जो बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो जो है ना अगर वो पहले इंटर होगी ना हमारी बॉडी में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हार्मफुल सब्सटेंस है, तो ये हमारी बॉडी है, ये इसमें इंटर होता है, तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स। तो जो वाइट ब्लड सेल होते हैं इसमें बी लिम्फोसाइट्स इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज एनिमीज़। फिर हमारी बॉडी जो है ना वो एंटीबॉडीज़ यानी जिस तरह हम कोई बीमारी के लिए मेडिसिन लेते हैं, ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है। ये इम्यून सिस्टम को जो है ना स्टिमुलेट करता है, फिर वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं। तो जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी रिलीज़ करती हैं वो फिर एंटीजन से
एंटीजन से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो एंटीबॉडी है और ये है एंटीजन, तो ये इससे बिंड करती है, इन दोनों के दरमियान जंग होती है। तो जब ये जीत जाता है, ये जीत जाती है ना एंटीबॉडीज़, तो ये हमारे फिर ब्लड में ना ये एंटीबॉडीज़ सर्कुलेट करती हैं। तो जब अगर दोबारा ये सेम, ये पहले तो एक बार ये गया बॉडी में, तो जो है ना इनको एंटीबॉडीज़ ने इन पे अटैक किया और इनको ख़त्म कर दिया। तो अब एंटीबॉडीज़ में वो पावर आ गई है कि वो इनसे ना अटैक कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए है, ए के साथ ए है ना एंटीजन, इसके साथ लड़ाई कर सके, तो इसके पास पावर आ गया। अब ये बी, ये कोई ये एंटीजन है, सेम यही एंटीजन है, लेकिन ये वाला नहीं है, ये दूसरा कोई है, लेकिन सेम ये इसी टाइप का एंटीजन है। ये जब बॉडी में जाता है तो जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये इनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है और एंटीबॉडीज़ फ़ौरन इसको ना जो है किल कर देती है। तो क्यों वो फ़ौरन कैसे किल कर देती है, उससे मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो पहले से इस तरह के सेम एंटीजन को मार चुकी है। जिस तरह अब वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन क्यों लगाते हैं, वैक्सीन क्या होता है, डेड सेल्स। तो जो कोरोना के डेड सेल होते हैं ना वो बॉडी में इंटर कराते हैं, वैक्सीन लगती है तो डेड सेल इंटर हो जाते हैं। फिर हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, हमारी बॉडी बी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज़ करती हैं हमारी वैक्सीन को एज एनिमीज़, दुश्मन के तौर पर। तो जो है ना वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है। वो एंटीबॉडीज़ जब वैक्सीन के साथ जो है ना लड़ाई करती है तो एंटीबॉडीज़ जीत जाती हैं, क्योंकि वो तो होता ही डेड सेल है। तो जब एंटीबॉडीज़ एक दफ़ा जो है ना वो वैक्सीन को जब अटैक कर देते तो उसमें जीत जाता है, तो दोबारा जब हमें रियल में कोरोना लगता है तो उसमें जो है ना एंटीबॉडीज़ फ़ौरन बी लिम्फोसाइट उसको रिकॉग्नाइज़ करता है और स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को, फिर वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। जब वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं तो वो फ़ौरन कोरोना वायरस को अटैक कर देता है। इस तरह नहीं कि फ़ौरन, लेकिन वो उसके पास एंटीबॉडीज़ के पास ये पावर आ जाती है, क्योंकि वो पहले से ही कोरोना वायरस के डेड सेल को जो है ना हरा चुकी होती है। तो फिर वो जब रियल में वो उसके आते हैं ना कोरोना वायरस के, तो वो फ़ौरन उनको हरा देती है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो उसको हरा दे। नेक्स्ट है सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन ये सेल को रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये कौन सा सेल है, एनिमीज़ है या जैसा भी है। आगे रोल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एज सेल सरफेस मार्कर्स। जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका रोल क्या है सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर। सेल सरफेस मार्कर्स ये क्या है, सेल सरफेस मार्कर्स है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप, कि ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं, पहचानते हैं स्पेसिफिक सेल टाइप को, किसी की कोई भी स्पेसिफिक सेल है ना उसकी टाइप को। आगे है सेल आइडेंटिटी मार्कर्स और सेल टैग्स। तो जो है ना सेल की आइडेंटिटी करते हैं, आइडेंटिटी मार्कर्स, सेल आइडेंटिटी मार्कर्स हैं और सेल टैग्स हैं। स्टिकिंग ऑफ सेल टुगेदर इन टिश्यूज़, जिस तरह मिडल लैमिला जो होता है वो स्टिकिंग करता है सेल्स की, इसी तरह ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी स्टिकिंग करता है सेल्स की टिश्यू में। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ग्रुप ऑफ सेल्स तो सेल्स को जोड़े रखता है ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें हेल्प करता है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन जैसे था ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन, एक सेल से दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज़ किया। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ये दोनों सेम है। ये भी ओलिगोसैकेराइड है, ये भी ओलिगोसैकेराइड है, लेकिन ओलिगोसैकेराइड और ये इसके साथ प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड इसके साथ लिपिड है। रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स इन्वॉल्वमेंट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे जो है ना सेल की इंटरेक्शन कराती है उसके इन्वॉल्वमेंट से। कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल, के जो है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल, के सेल के अंदर बाहर से कौन सी चीज़ें जाएँ अंदर कौन सी जाएँ उसको कंट्रोल करती है। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, जो बाहर से न्यूट्रिएंट होती है उनको ऑब्टेन करती है। एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस, जो अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको रिलीज़ कर देती है। सिक्रीट यूज़फुल सब्सटेंसेस, जैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं बिकॉज वो यूज़फुल होते हैं,
तो वो ब्लड में रिलीज़ होते हैं। इसी तरह ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिक्रीट करती है यूज़फुल सब्सटेंसेस सेल में, ताकि सेल को जो ज़रूरत है ये क्या करती हैं, जनरेट आयनिक ग्रेडियंट्स एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। जो हमारे नर्वस और मस्कुलर सिस्टम यानी मसल्स एक्टिविटी में ना, नर्वस एंड मसल एक्टिविटी में जो आयनिक ग्रेडियंट हमारे लिए एसेंशियल है उनको जनरेट करती है। मेंटेन अ सूटेबल पीएच एंड आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है, जिसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये क्या करता है, एक पीएच जो है ना पीएच को मेंटेन करता है और आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है एक सेल के लिए, ताकि जो एंजाइम जो है ना वो बेस्ट जो है परफॉर्मेंस करें। एंजाइम एक्टिविटी के लिए जो है प्रॉपर जो है ना स्पेसिफिक पीएच वगैरह चाहिए होता है। तो ये आयनिक कंपोजिशन को मेंटेन करता है, सूटेबल पीएच को मेंटेन करता है, ताकि जो सेल्स की एंजाइम है वो प्रॉपर एक्ट कर सके।